हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का वीडियो नंबर 21। तो हम कौन कौन से शब्द सीखेंगे इस वीडियो में? हम सीखेंगे ये सारे वर्ड: यूफोरिया, एमेरिटस, मेट्रोनिम, जो एक वर्ड रूट है ओनिम, तो ये हम दोनों सीखेंगे कि ओनिम मतलब क्या होता है, डिमार्केशन, डिससेमिनेट, नॉन पैरेल, इनक्रेडिबल, सेरेनिटी और एरोमा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्विज हम बाद में करेंगे। सबसे पहला है यूफोरिया। मान लीजिए आपका दिन बहुत अच्छा नहीं जा रहा, आप परेशान हैं, हताश हैं, एक एंजाइटी है आपको, स्ट्रेस है आपको, तनाव है, और अचानक आपका रिज़ल्ट आ जाता है जिसके लिए आप 3 साल से तैयारी कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है। क्या आप अपना सारा दुख नहीं भूल जाओगे? बिल्कुल भूल जाओगे। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उल्लास, ऐसा लगेगा जैसे कोई परम आनंद का अनुभव, चरम सुख। तो यूफोरिया मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, एकदम से जो आती है फीलिंग, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा जब उत्साह, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, हैप्पीनेस मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा उत्साह। कहते हैं कि ना कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं खुशी के मारे, यानी कि मैं क्लाउड 9 पे पहुंच गया हूँ। क्लाउड 9 मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आकाश में उड़ रहा हूँ या 7वें आसमान पर हूँ, 7th हेवन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो 7th हेवन पे होना, क्लाउड 9 पे होना, बहुत ज़्यादा जोश में होना, एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म मतलब क्या होता है? एंथुजियाज़म मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोश, उत्साह, उल्लास भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास, राइट। एक परम आनंद का अनुभव, चरम सुख जैसे मिल गया हो कोई, बहुत ज़्यादा उत्सुकता, उमंग। ज़ील, ज़ील मतलब क्या होता है? ज़ील मतलब होता है जोश, बहुत ज़्यादा जोश, उमंग, उत्साह, उत्सुकता। फरवर, फरवर मतलब भी होता है जोश। एलेशन, एलेशन मतलब होता है खुशी। तो यूफोरिया आप समझ गए होंगे यूफोरिया क्या होता है। चलिए अब हम इसका उल्टा देखते हैं। अब या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साह में होगा, बहुत ज़्यादा जोश में होगा, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होगा, डिप्रेशन में होना। जितना ज़्यादा यूफोरिया में व्यक्ति सुख में होता है, डिप्रेशन में उतना ज़्यादा दुख में होता है। तो डिप्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवसाद। अवसाद में होना, बहुत ज़्यादा दुख में होना, उदासी, निराशा। डेस्पोंडेंसी मतलब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताश हो जाए। हताश होना मतलब मायूस हो जाना, जैसे उम्मीद सारी चली जाती है जब, गैर उम्मीद हो जाना, डेस्पोंडेंसी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। डोल्ड्रम, डोल्ड्रम्स मतलब अगेन दुख में हो जाना, राइट। तो डोल्ड्रम शब्द का इस्तेमाल कैसे करोगे? इफ़ अ पर्सन इज़ इन डोल्ड्रम मतलब वो दुख में है। अभी मैं अखबार में एक खबर पढ़ रहा था, द इकोनॉमी इज़ इन डोल्ड्रम। हमारी जो इकोनॉमी है वो डोल्ड्रम में है। डोल्ड्रम्स में मतलब वो बस एक नीचे की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा दुख में जा रही है एक तरह से। तो डोल्ड्रम्स में जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि दुख में जा रहा है। लेकिन इसका सिर्फ मकसद खुशी और गम से ही नहीं है। डोल्ड्रम्स में अगर कोई चीज़ है मतलब वो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में है, राइट। तो डिप्रेशन में होना, डेस्पोंडेंसी या डोल्ड्रम्स। जो व्यक्ति डेस्पोंडेंसी में होता है वो हो जाता है डेस्पोंडेंट, यानी कि हताश, राइट, हताश। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर गेटिंग द न्यूज़ ऑफ रेमिशन ऑफ हिज कैंसर ही वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ यूफोरिया दैट नथिंग कुड टेक अवे हिज मूड दैट डे। जब उसे पता चला कि उसका कैंसर रेमिशन में चला गया है। देखिए, रेमिशन का मतलब होता है जब कैंसर एक बार ठीक हो जाता है तो उसे रेमिशन में बोलते हैं, रेमिशन में चला गया। कैंसर जनरली बढ़ता जाता है आकार में, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, लेकिन अगर कैंसर रेमिशन में चला गया है तो मतलब वो ठीक हो गया एक बार। तो जब उसे ये न्यूज़ मिली कि उसका कैंसर रेमिशन में चला गया है तो वो एक ऐसे यूफोरिया में था कि उस दिन कोई भी उसके मूड के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाया। यानी वो इतनी खुशी में था कि कोई भी चीज़ अब उसे दुख नहीं दे सकती थी, इतनी खुशी थी कि कैंसर ठीक हो गया इस बात की। Addiction of drugs increases with each passing day because a user is constantly trying to reach a state of euphoria, but it becomes more and more difficult to achieve.
लोग ड्रग्स के आदी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल में अगर उनका जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे होता है तो ड्रग्स लेने के बाद उनको यहाँ की आदत हो जाती है, जो कि नॉर्मल स्टेट में आदमी रीच नहीं कर पाता। यानी जो लेवल है यूफोरिया का, पहले अगर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है आपको, तो वो फिर आपको खुशी मिलनी बंद हो जाती है। फिर आपको कोई और बड़ा रीज़न चाहिए खुश होने का, फिर कुछ और चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं आपका नॉर्मल सेट हो जाता है नया, ठीक है ना। जैसे आम आदमी को अगर आप देखेंगे तो वो किसी छोटी बात पे खुश हो जाता है, लेकिन जो तनाव में होता है वो छोटी बात पे खुश नहीं होता, फिर उसे कुछ बहुत बड़ा चाहिए। इसी तरह जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है उसको छोटी छोटी चीज़ों में किक नहीं मिलता, यानी खुशी नहीं मिलती, उसे एक वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलता, ठीक है ना। एड्रेनलिन रश मतलब एड्रेनलिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिससे एक्साइटमेंट आता है, वो नहीं मिलता छोटी छोटी चीज़ों में। फिर व्यक्ति नशे करने शुरू कर देता है, फिर उसे नशों में वो सुख मिलता है, लेकिन फिर नशा ना ले तो फिर वो सुख नहीं मिल पाता, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो नशा उसका बढ़ता जाता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब हम ड्रग्स के आदी हो जाते हैं तो हमारा जो लेवल है खुशी का इतनी ऊपर सेट हो जाता है कि फिर हमें नॉर्मल चीज़ों में वो सुख नहीं मिलेगा, फिर हमें ड्रग्स लेने ही पड़ेंगे, और हर बीतते दिन के साथ हमारी ड्रग की आदत बढ़ती जाती है। अगला शब्द है एमरिटस। यहाँ पे देखिए, ये मैंने रतन टाटा का जो ट्विटर प्रोफाइल है, रतन टाटा आप जानते हैं भारत के सबसे महान सबसे बड़े उद्योगपतियों में से हैं, बिजनेसमैन हैं। रतन टाटा जो हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखा है चेयरमैन एमरिटस। इनके ट्विटर प्रोफाइल में इन्होंने लिखा है कि ये चेयरमैन एमरिटस हैं, यानी कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन अभी कोई और है, सारे डिसीजन वगैरह जो ले रहा है वो कोई और ले रहा है। ये चेयरमैन एमरिटस हैं। तो एमरिटस मतलब होता है सेवा मुक्त होने के बाद भी उपाधि रखना। यानी मान लो असली मालिक तो रतन टाटा ही हैं, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये सक्रिय नहीं है, राइट, अभी ये सक्रिय नहीं है। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी और ये खुद बन गए चेयरमैन एमरिटस। एमरिटस मतलब किसी व्यक्ति को मानद उपाधि देना, मानद उपाधि देना, हालांकि वो भी सक्रिय नहीं है, उसके बाद भी उसे एक, क्योंकि उन्होंने इतना किया है कंपनी के लिए 50-60 साल, तो उनको कंपनी से एकदम से ऐसा नहीं है कोई उपाधि नहीं दे रहे, उनको एमरिटस की उपाधि मिल रही है। एमरिटस नाम के आगे लग जाता है तो मतलब वो व्यक्ति सेवा मुक्त है लेकिन फिर भी उसको ये उपाधि दी है। जैसे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, उनके नाम के आगे आप देखेंगे कॉलेज में लगा होता है प्रोफेसर एमरिटस, खास तौर पे जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, या जो, यानी कि वो जो प्रोफेसर हैं वो भी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतने महान है कि कॉलेज अपना नाम उनके साथ जोड़ के रखना चाहता है। उससे कॉलेज को 1000 तरह के और फ़ायदे हो सकते हैं प्रोफेसर के साथ नाम जोड़ने से, तो उनको प्रोफेसर एमरिटस की उपाधि मिल जाती है। तो वो कभी कभी हफ्ते में एक दिन डिपार्टमेंट में आके बैठ जाते हैं, तो वो प्रोफेसर एमरिटस हैं। तो सेवा मुक्त होने के बाद भी उपाधि रखना, राइट। एक पर्सन जब रिटायर हो जाता है, जब उतना काम भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इतना सम्मानित है कि उसको वो उपाधि दी जाती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? अनवेज्ड। अनवेज्ड मतलब होता है जो वेतन ना ले, यानी कि अवैतनिक, जो वेतन ना ले, जो सैलरी, अनसैलरीड मतलब जो सैलरी ना ले, जो सैलरी ना ले। ऑनररी, ऑनररी मतलब होता है मानद। जैसे कई बार ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, कई यूनिवर्सिटी होती है नाम के आगे डॉक्टर आपको मिल जाता है, वो आपको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे देते हैं। रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त, जो रिटायर हो चुका है या जो सक्रिय नहीं है मतलब इनएक्टिव। क्लियर? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी एमरिटस होगा, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो चेयरमैन हो, कि वो सैलरी नहीं लेगा, लेकिन वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सिनोनिम है अनवेज, लेकिन आप समझने के लिए समझ गए, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम इसका उल्टा क्या होगा? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब जिसका वेतन चल रहा है, पगार चल रही है। एक्टिव मतलब जो सक्रिय है। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब जो अभी पदस्थ है, पद पे है, पदासीन है जो भी। सर्विंग, सर्विंग मतलब जो भी सर्व कर रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हो गया इसका उल्टा। एग्जाम्पल देखते हैं। इन 1995 व्हेन माई ग्रैंडफादर्स हेल्थ वॉज फेलिंग या फॉलिंग, एक ही बात है, ही रिटायर्ड एज एन एमरिटस प्रोफेसर। 1995 में जब मेरे दादाजी की सेहत गिर रही थी, सेहत गिरना मतलब जब वो बीमार पड़ रहे थे धीरे धीरे, उनकी अब सेहत पहले जैसी नहीं रही थी, तो वो एमरिटस प्रोफेसर के तौर पे रिटायर हो गए। आई नो ही विल बी अ बिनाइन प्रेजेंस अमंग अस एज चेयरमैन एमरिटस। मैं जानता हूं कि अगर हमने उन्हें चेयरमैन एमरिटस का पद दे दिया तो फिर ही विल बी अ बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन मतलब क्या होता है? बिनाइन मतलब होता है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब हार्मलेस, जो बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। कई बार ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है और वो बहुत ज़्यादा सबके रास्ते में
रुकावट डालता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, अहंकारी है, लेकिन प्रोफेसर का नाम भी बहुत है। तो कॉलेज जो है प्रोफेसर को निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि उनके नाम से कंपनी आती है प्लेसमेंट देने या उसके नाम से एडमिशन होते हैं। तो कई बार वो क्या करते हैं, प्रोफेसर को एमरिटस का पद दे देते हैं कि भाई ठीक है, आपको कॉलेज नहीं आना, आप घर पे बैठिए, हम आपको सैलरी पहुंचा देंगे, या आप बस महीने में एक दिन आ जाइए या हफ्ते में एक दिन आ जाइए। तो उससे वो बिनाइन हो जाते हैं। बिनाइन मतलब हार्मलेस, यानी जो नुकसान रहित, जो नुकसान ना पहुंचाए। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने इस व्यक्ति को चेयरमैन एमरिटस बना दिया तो फिर इसका जो प्रेजेंस है, यानी इसकी उपस्थिति हमारे बीच, वो बिनाइन हो जाएगी, यानी हार्मलेस हो जाएगी, यानी हमें ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, हमारे बीच में नहीं आएगा काम के, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी एकदम इनोक्यूअस होगा। तो बिनाइन या इनोक्यूअस का एकदम उल्टा होता है ओमिनस। ओमिनस मतलब खतरनाक, हार्मफुल, पेरिलस, इसको पेरिलस भी बोल सकते हैं, पेरिलस। चलिए अगला शब्द है मेट्रोनिम। मेट्रोनिम और ओनिम दोनों बताऊंगा आपको। मेट्रोनिम में देखिए ओनिम लगा हुआ है। देखिए भारत में तो एक जिसे बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ तो जो पुरुष प्रधान समाज है एक। लेकिन अब जैसे हमारे एक हरियाणा से एक अभिनेत्री निकली जिनका नाम था रीमा लांबा। रीमा लांबा था इनका नाम, लेकिन आज इन्हें हम मल्लिका शेरावत के नाम से जानते हैं। मल्लिका शेरावत, वो वैसे शेरावत लिखती हैं बट वैसे सहरावत लिखते हैं इसको। तो अब ये क्या है, ये लांबा और सहरावत जो हैं ये जाट समुदाय है, और लांबा जो है वो उनका फादर के साइड का नाम है, और सहरावत जो है वो उनकी मदर के साइड का नाम है। ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कि आपकी जो मदर है उनका सरनेम जो है वो शादी से पहले कुछ और होगा, और शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया। तो जो आपके पिता का सरनेम था वो उन्होंने रख लिया। ठीक है ना। तो ये सरनेम चेंज हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो अपने मदर के साइड का सरनेम भी रख सकते हैं। कई लोग करते हैं। अब जैसे जो लांबा था वो उनके पिता के साइड का सरनेम था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के साइड का सरनेम रखा। तो माँ के साइड का जब सरनेम होता है तो उसे सहरावत जैसे यहाँ पे है, तो वो उनके माँ के साइड का सरनेम है, राइट। तो उसको बोलते हैं मेट्रोनिम। तो एक नाम जो मदर या आपके किसी फीमेल एंसेस्टर यानी किसी महिला पूर्वज के नाम पे अगर कोई नाम वहाँ से निकलता है तो उसे मेट्रोनिम कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो वर्ड है मेट्रोनिम, इसमें मेट्रो की स्पेलिंग कई बार ये भी लिखी जा सकती है, दोनों ठीक है, यानी कि ME भी लिखा जा सकता है और MA भी लिखा जा सकता है। तो मीटर ये जो वर्ड है पहले वाला, इसका मतलब होता है मदर, और जो ओनिम मतलब होता है नाम। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ कीपिंग सरनेम आई थिंक इट शुड बी द चॉइस ऑफ द चाइल्ड वेदर ही शी वांट्स टू गो आफ्टर द पेट्रोनिम और मेट्रोनिम। एक जो व्यक्ति है ये उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी माँ के साइड का नाम भी रख सके और पिता के साइड का नाम भी रख सके। पेट्रोनिम मतलब होता है पिता के साइड का नाम, और मेट्रोनिम मतलब होता है मदर के साइड का नाम। कई बार सरनेम की भी बात नहीं है, कई बार जो बीच में नाम लगाते हैं, जैसे एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है संजय लीला भंसाली। ये आपने सुना है इनका नाम, संजय लीला भंसाली। अब लीला जो है उनकी मदर का नाम है। उनकी मदर ने बहुत कष्ट सहे जीवन में उनको बनाने के लिए, जो भी आज वो बन पाए। तो उन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए, माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने बीच में वो पिता का नाम नहीं लगाते, वो माँ का नाम लगाते हैं, संजय लीला भंसाली, राइट। तो कई बार आप देखेंगे जब वो किसी समारोह में जाते हैं तो मदर साथ जाती हैं उनके। कई बार तो मैंने देखा है कि जब वो पुरस्कार भी लेते हैं तो अपनी मदर उनके साथ बैठी होती हैं और वो स्टेज पे दोनों जाते हैं। तो ये एक और तरीका होता है माँ को सम्मान देने का। तो पेट्रोनिम मतलब आप पिता के तरफ का नाम भी लगा सकते हो या पिता का नाम भी लगा सकते हो, और मेट्रोनिम मतलब आप मदर के साइड का नाम भी लगा सकते हो। इन द वैदिक लिटरेचर इट इज़ सीन दैट द मेट्रोनिमिक सरनेम्स वर मोर पॉपुलर। जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो माँ के साइड का जो सरनेम था वो ज़्यादा कॉमन था, ज़्यादा पॉपुलर था। अब मैंने आपको यहाँ पे ओनिम बताया। ओनिम का मतलब होता है नाम। ओनिम का मतलब होता है नाम। अब जैसे पेट्रोनिम मतलब हो गया फादर्स नेम, फादर नेम या तो पिता का नाम या पिता के साइड का नाम। इसी तरह मेट्रोनिम हो गया मदर का नाम। सूडोनिम क्या होता है? सूडोनिम मतलब होता है फॉल्स नेम। फॉल्स नेम, फॉल्स नेम मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उपनाम। जैसे कई बार लेखक ना अपना जब कहानी लिखते हैं तो असली नाम यूज़ नहीं करते, कोई और नाम यूज़ करते हैं, काल्पनिक नाम, तो उसको उपनाम बोलते हैं या सूडोनिम बोलते हैं। द वर्ड सूडो, सूडो का मतलब होता है PSU
PSEUDO का मतलब होता है फॉल्स, यानी जो सही नहीं है। फॉल्स मतलब गलत। तो कई बार वो जानबूझ के, कई लेखक होते हैं वो अपना असली नाम से किताबें नहीं लिखते, वो अपने उपनाम से लिखते हैं, अपने सूडोनिम से लिखते हैं। होमोनिम, होमोनिम मतलब, होमो मतलब होता है सिमिलर, होमो मतलब होता है सिमिलर। इसलिए जो समलैंगिक व्यक्ति होता है हम उसे होमोसेक्सुअल बोलते हैं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए पुरुष है, मेल है, तो उसका अट्रैक्शन मेल के प्रति होगा, यानी MM मतलब दोनों मेल हैं, सिमिलर हैं, होमो मतलब सिमिलर। तो होमोनिम मतलब जो बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे डियर और डियर। अब डियर मतलब होता है जो मुझे प्रिय है, डियर राहुल। डियर मतलब होता है हिरण। तो डियर और डियर लेकिन एक ही होते हैं, ठीक है, सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल मतलब अलग हैं। इसी तरह बोर्ड और बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है श्यामपट जिस पे आप लिखते हैं बोर्ड, और बोर्ड BORD बोर्ड मतलब आप बोर हो गए हैं, आप बोर हो गए हैं, सुबह से आपने कोई फिल्म नहीं देखी, आप बोर हो गए हैं, वो वाला बोर्ड। एपोनिम, एपोनिम मतलब क्या होता है, नेम पुट अपॉन अ प्लेस। वैसे एपोनिम के 2-3 मतलब होते हैं, जैसे पहला, किसी व्यक्ति के नाम पे जब कोई शब्द बन जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है विक्टोरियन। अब ये विक्टोरियन जो वर्ड है ये विक्टोरिया के नाम पे है। इसी तरह से एक वर्ड है मैकियावेलियन, मैकियावेलियन टैक्टिक्स, मतलब जैसे मैकियावेली एक वो था, एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था मैकियावेली, तो मैकियावेली की तरह आपकी रणनीति है, तो मैकियावेलियन टैक्टिक्स। मैकियावेलियन मतलब मैकियावेली की तरह। तो मैकियावेलियन वर्ड एक एपोनिम हो गया, यानी ये किसी व्यक्ति के नाम पे शब्द है। इसी तरह से कई व्यक्ति ऐसा करते हैं कि किसी जगह के नाम पे अपना नाम रख लेते हैं, जैसे साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी। अब ये लुधियाना के नाम पे लुधियानवी हो गया कि वो लुधियाना से हैं, तो वो भी एपोनिम हो गया। तो कई बार किसी जगह के नाम पे कोई नाम रखना या किसी व्यक्ति के नाम पे कोई शब्द रखना, ये सब एपोनिम्स कहलाते हैं। फिर है एनोनिमस, एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ही ना हो, मतलब विदाउट नेम, एनोनिमस। तो कई बार कह देते हैं स्ट्रेंजर, कि भाई स्ट्रेंजर मतलब आगंतुक, कोई आगंतुक था, एनोनिमस था मतलब मेरे को पता नहीं था वो कौन है, मैं फेमिलियर नहीं था उससे, मैं एक्वेंटेड नहीं था, आगंतुक था कोई, स्ट्रेंजर था, मैं नहीं जानता था उसे, एनोनिमस था मेरे लिए, मतलब वो उसका कोई नाम नहीं है, एनोनिमस। या जैसे मान लो मेरे घर पे कोई खत आया, अब लिखा नहीं भाई किसने भेजा है, तो मतलब कहेंगे एनोनिमस लेटर, इट वॉज अ एनोनिमस लेटर, एनोनिमस था। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब भिन्नार्थी शब्द यानी ऑपोजिट। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द यानी कि सिमिलर। आप सब देखते हैं इनमें ओनिम आ रहा है, ONYM, ओनिम मतलब नाम। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे नासा, नासा की बाकायदा पूरी फुल फॉर्म है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेकिन समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए हम इतना बड़ा नहीं लिखते, तो सिंपल एड्स लिख देते हैं। तो ये जो छोटे फॉर्म होते हैं इनको बोला जाता है एक्रोनिम्स। तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब होता है सीमांकन, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ की सीमा तय कर देते हो तो उसे डिमार्केशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, तो माता सीता हैं, ये मान लीजिए माता सीता हैं, तो लक्ष्मण ने चारों तरफ उन एक डिमार्केशन कर दिया था, यानी ये लकीर खींच रहा हूँ, यानी मैं आपकी सीमा निर्धारित कर रहा हूँ, आप इस लकीर के बाहर मत जाइए। तो लक्ष्मण ने क्या किया था, भगवान लक्ष्मण ने डिमार्केशन किया था, सीमांकन किया था एक तरह से। एक बता दिया था भाई ये आपकी सीमा है, ठीक है, ये आपकी सरहद है एक तरह से। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो देशों के बीच में ये डिमार्केशन है, यानी कि बॉर्डर है इनका, यानी ये सेपरेशन है, दोनों अलग हो रहे हैं यहाँ पे। तो सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव, अलग होना, उसको बोलते हैं सेपरेशन। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, अंतर। डिस्टिंक्शन का वैसे एक मतलब और भी होता है, जैसे कहते हैं ना भाई कॉलेज में मेरी डिस्टिंक्शन आई है, मतलब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यानी सम्मान। डिस्टिंक्शन का मतलब सम्मान भी होता है। या इन व्यक्ति के नाम ये डिस्टिंक्शन है, यानी इन व्यक्ति के नाम ये सम्मान है, ये पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे, ये चीज़ इन्हें अलग करती है सबसे, यानी ये एक विशिष्ट चीज़ है। तो कोई विशिष्टता, डिस्टिंक्शन का एक मतलब ये भी होता है कोई विशेष बात है इनमें, यानी विशिष्टता है कोई, या विशेष सम्मान है इनका किसी बात को लेकर, कोई इनकी मुख्यता है, कुछ कोई पहचान है, कोई पदवी मिली हुई है इन्हें, इनको डिस्टिंक्शन मिली हुई है, कोई विशेष पदवी है, कोई विशेष गौरव मिला है इन्हें, राइट। तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन। लेकिन एक डिस्टिंक्शन का मतलब ये भी होता है, जैसे कहते हैं ना मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, यानी दोनों के बीच में अंतर बताइए, मुझे डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। डिवीजन, डिवीजन मतलब भी होता है अलग करना, भाग करना। जैसे अब यहाँ पे ये
एक राज्य है उसमें एक आपको नया जिला बनाना है, तो पहले से अगर कोई जिला है तो आप उसे काट के ही नया जिला बनाएंगे। तो आपने उसको एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया, यानी डिवीजन कर दिया उसका। तो एक से आपने 2 बना दिए, अब 2 से 4 बना दिए, तो आप उनको डिवाइड करते जा रहे हैं, राइट, सेपरेट करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। मार्जिन, मार्जिन मतलब भी वही होता है, ठीक है, मार्जिन, तो अलग करना, सीमा एक निर्धारित करना, मार्जिन। इसका उल्टा क्या हो गया? अब या तो आप 2 चीज़ों को अलग करेंगे रेखा बना के, सरहद बनाएंगे, अलग करेंगे, उनमें अलगाव वो करेंगे, या अटैच, अटैच मतलब जोड़ देना, कनेक्शन, कनेक्शन मतलब भी जोड़ देना, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, 2 चीज़ों को एक कर देना। जैसे कहते हैं ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली पहले एक नहीं था लेकिन बाद में उसको यूनिफाई कर दिया गया। इसी तरह जर्मनी, वेस्ट जर्मनी अलग था, ईस्ट जर्मनी अलग था, अब दोनों को एक कर दिया तो वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का एकीकरण। तो यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण, बिल्कुल एकदम जो डिमार्केशन है उसका उल्टा होता है यूनिफिकेशन। या तो आप रेखा खींच के 2 देश बना सकते हो, या रेखा मिटा के दोनों को एक कर सकते हो। लिंकिंग, लिंक मतलब जोड़ना, वही कपलिंग, कपलिंग मतलब पेयर बनाना, पेयर बनाना मतलब अगेन जोड़ा बनाना, जोड़ना, राइट। तो मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारा, कहते हैं ना नदी के मार्जिन पे बैठा हूँ, यानी नदी के बैंक पे बैठा हूँ, यानी मार्जिन, मार्जिन ऑफ द रिवर। तो मार्जिन मतलब किनारा, वही एक ही बात है, किनारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, रिवर यमुना सर्व्स एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो यमुना नदी है वो उनको लाइन ऑफ डिमार्केशन की तरह एक्ट करती है। कहते हैं ना नदी के इस तरफ ये है और नदी के उस तरफ वो है, तो एक तरह से नदी दोनों को विभाजित करती है, विभाजन करती है। तो डिमार्केशन मतलब विभाजन। द डिमार्केशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट इज वेल एक्सप्लेन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो राज्य है और जो केंद्र है, दोनों की जो ताकतें हैं, पावर, उनके बीच में डिमार्केशन बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। यानी यहाँ पे राज्य की सीमा खत्म हो जाती है और यहाँ पे फिर केंद्र की सीमाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देश की सुरक्षा जो है उससे रिलेटेड राज्य जो है वो निर्णय नहीं ले सकता। तो यानी कि बाउंड्री बनाई हुई है हमने कि भाई यहाँ तक तो राज्य का रोल रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो केंद्र के उसमें होती हैं, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के उसमें होती हैं अधिकार में, एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों मिलके फिर वो करते हैं। तो हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं उनको डिमार्केट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिमार्केशन सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज के उसमें नहीं होता, डिमार्केशन इनटेंजिबल चीज़ों में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे स्कूल हैं उनमें जो प्रिंसिपल की पावर है और जो टीचर की पावर है उनके बीच में डिमार्केशन है, ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप मतलब क्या होता है? ओवरलैप मतलब होता है ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, यानी ये दो बिल्कुल अलग हैं, राइट। लेकिन अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों के बीच में ओवरलैप है, यानी ये हिस्सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें ये ताकत कि बच्चे को एक्सपेल किया जा सके, यानी बाहर निकाला जा सके स्कूल से, ये ताकत प्रिंसिपल की भी है और वाइस प्रिंसिपल की भी है। तो आप कहेंगे कि इनकी जो ताकतें हैं उनमें ओवरलैप है, यानी कुछ ना कुछ ताकत तो ऐसी हैं जो दोनों के पास हैं, जैसे बच्चे को निकालने की। लेकिन अगर दोनों की बिल्कुल ही अलग है, प्रिंसिपल की ताकतें बिल्कुल अलग हैं, वाइस प्रिंसिपल की बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, डिमार्केशन है। क्लियर? अब एकदम क्लियर है आपको? चलिए अब हम बात करते हैं डिससेमिनेट। कहते हैं ना डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल तो फेक न्यूज़ का ज़माना है, तो कहते हैं कि फेक न्यूज़ डिससेमिनेट्स फास्टर देन रियल न्यूज़, यानी फेक न्यूज़ ज़्यादा जल्दी फैलती है। तो डिससेमिनेट होना, अगर कोई चीज़ होती है मतलब वो प्रसारित होती है या फैलती है, स्प्रेड होती है। स्प्रेड मतलब भी होता है फैलना, तो डिससेमिनेट मतलब होता है फैलना। तो स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल। सिनोनिम हो गया डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब भी वही होता है, फैलना। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था ना डिस्पर्स द क्राउड। डिस्पर्स द क्राउड मतलब भीड़ को इकट्ठा मत करो, भीड़ को फैला दो, यानी कि बिखेर दो, किसी चीज़ का बिखरना। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, 1 से इन्फॉर्मेशन 5 में जा रही है, 5 से फिर आगे 50 में जा रही है, तो ये क्या हो रहा है? डिस्पर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना। रेडिएट, रेडिएट मतलब भी होता है, जैसे रेडिएट वर्ड हम लाइट, प्रकाश के सेंस में यूज़ करते हैं, प्रकाश फैल रहा है। सन रेज, सन इज रेडिएटिंग इट्स रेज, सूरज अपनी किरण जो है वो फैला रहा है। तो किरण का फैलना, किरण को फैलाना, चमकना, जगमगाना, रेडिएशन,
रेडिएट हो रहा है, फूटना, प्रकाश फूटता है, प्रकाश बिखेरता है, विकीर्ण होता है प्रकाश, राइट। तो इसी तरह से हमें हैप्पीनेस रेडिएट करनी चाहिए हर जगह, हमें खुशी फैलानी चाहिए। कहते हैं ना रेडिएट हैप्पीनेस, यानी कि खुशी फैलाओ, गम मत फैलाओ, खुशी फैलाओ। उल्टा क्या हो गया इसका, अब या तो कोई चीज़ फैलेगी या सिकुड़ेगी। तो कंस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ को रोकना, कंस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्ट मतलब बाधा, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, बाधाएं लगाना, उसको फैलने से रोकना, सिकुड़ना। हाइड मतलब छुपाना, कंसील मतलब छुपाना, श्राउड मतलब छुपाना, जैसे बुरके में छुपाना, श्राउड मतलब कफन होता है वैसे, तो श्राउडिंग करना मतलब छुपाना, व्हील मतलब नकाब में छुपाना। या तो आप किसी चीज़ को बाहर निकालेंगे, फैलाएंगे, उसको प्रसारित करेंगे, सबको दिखाएंगे, या उसको छुपाएंगे। तो ये सारे शब्द हो गए इसके उल्टे, बहुत ही आसान है, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर द मीडिया टू डिससेमिनेट द रिजल्ट्स इनटू पब्लिक अराउंड द कंट्री। इलेक्शंस के बाद, आफ्टर द इलेक्शन मतलब इलेक्शन के बाद, चुनावों के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक लॉन्ग मतलब इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, किस चीज़ के लिए, फॉर द मीडिया को जो रिजल्ट्स हैं, चुनाव के नतीजे पूरी पब्लिक, पूरे कंट्री में फैलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट करने में। यानी कि चुनाव के बाद मीडिया बहुत जल्दी चुनावों का नतीजा पूरे देश में फैला देगा। वी मस्ट कवर आवर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिससेमिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया। हमें अपना मुंह ढकना चाहिए, कवर आवर माउथ, क्या करते वक्त, स्नीजिंग मतलब छींक मारना, या कफिंग मतलब खांसी करना। खांसी करते वक्त या छींकते वक्त हमें अपना मुंह अपने हाथों से कवर कर लेना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया हैं वो फैले ना, डिससेमिनेट ना हो, हवा में ना फैले। अगला शब्द है नॉन पैरेल। नॉन पैरेल क्या होता है, एक शब्द है मिलता जुलता पेरिल, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग है। पेरिल मतलब होता है खतरा, और पेरिलस मतलब होता है खतरनाक या ओमिनस या थ्रेटनिंग। लेकिन यहाँ पे नॉन पैरेल है, पेरिल नहीं है, पैरेल। नॉन पैरेल मतलब होता है बेमिसाल, बेजोड़, अनूठा एकदम। हैविंग नो मैच, जिसका कोई सामी नहीं है, जिसको कोई मैच नहीं कर सकता, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई उसका बराबरी का नहीं है, कोई उसके इक्वल नहीं है। तो नो इक्वल मतलब उसके कोई इक्वल, कोई उसकी बराबरी का नहीं है। वो इतना अद्भुत है, इतना अनूठा है, इतना अनोखा है, इतना अभूतपूर्व है। याद है एक वर्ड बताया था, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो नॉन पैरेल मतलब इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी और से। इनकम्पेरेबल, कंपेयर नहीं कर सकते। इन मतलब उल्टा, तो कंपेरेबल मतलब जिसकी तुलना की जा सके, इनकम्पेरेबल मतलब अतुलनीय। अनराइवल्ड मतलब जिसका कोई राइवल ही नहीं है, मतलब वो इतना आगे है सबसे कि उसका कोई विरोधी नहीं है, उसका कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला उसके साथ कोई है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसका, अनराइवल्ड है एकदम। अनपैरेलल्ड मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, एकदम अनूठा। अनमैच्ड भी मतलब वही है, यूनिक मतलब भी वही है, अद्भुत, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं देखा ऐसा व्यक्ति, राइट। तो वो है नॉन पैरेल। या कोई चीज़ भी हो सकती है नॉन पैरेल, सिर्फ व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। और इसका उल्टा क्या होगा, मीडियोकर। मीडियोकर मतलब एवरेज है, एकदम एवरेज है, मतलब मध्यम वर्ग जैसे होता है, मध्यम स्तर का व्यक्ति है, मीडियोकर है एकदम। सब स्टैंडर्ड मतलब निम्न दर्जे का। अब यहाँ तो वो मध्यम स्तर का भी नहीं कह रहा, वो तो निम्न कह रहा है, बल्कि सब स्टैंडर्ड, ठीक है। इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी, रद्दी, एकदम रद्दी व्यक्ति है, एकदम रद्दी है कोई चीज़ या कोई व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को मैं रद्दी कह रहा हूँ, मतलब क्या कह रहा हूँ, उसकी तुलना में कूड़े कचरे से कर रहा हूँ, राइट। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, बहुत ही साधारण, मामूली, औसत दर्जे का, राइट। तो ये हो गए इसके उल्टे शब्द। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस जॉर्ज R.R. मार्टिन वन मैनी लिटरेरी अवार्ड्स देन एनी अदर राइटर इन हिज जॉनर, ही हैज़ बिन कंसिडर्ड टू बी अ नॉन पैरेल ऑथर। जॉनर आप जानते हैं, बहुत सारे जॉनर होते हैं। जॉनर मतलब किस चीज़ पे आप लिखते हैं। आप फिक्शन लिखते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं। मान लो आप किताबें, जो स्पोर्ट्स की किताबें लिखते हैं, आप मोटिवेशन की किताबें लिखते हैं, सेल्फ हेल्प किताबें लिखते हैं, DIY डू इट योर सेल्फ कैटेगरी की किताबें लिखते हैं, तो वो आपका जॉनर हो गया। तो जॉर्ज मार्टिन नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारे साहित्य के पुरस्कार जीते हैं, और अपने क्षेत्र में, अपने जॉनर में वो नॉन पैरेल ऑथर है, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब वो अग्रणी है, ठीक है ना। अग्रणी मतलब जो सबसे आगे होता है। बिकॉज द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज नॉन पैरेल इन द सिटी, द डाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट हैज ऑलरेडी अ 2 week long वेटिंग लिस्ट।
चूँकि इस रेस्टोरेंट का जो खाना है, जो फूड है, वो अनमैच्ड है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसका कोई सामी नहीं है, कोई दूसरा ऐसा नहीं है, यानी बेजोड़ है शहर में हमारे, कोई दूसरा मुकाबला नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते तक वेटिंग चलती है इसमें। द डाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट मतलब इस रेस्टोरेंट में 2 हफ्ते ऑलरेडी, मतलब पहले से 2 हफ्ते की लंबी कतार है, तो आपको 2 हफ्ते बाद नंबर आएगा अगर आप आज बुक करेंगे, क्योंकि इसका खाना एकदम नॉन परेल है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। देखो, इनक्रेडिबल का 2 मतलब होता है। अब ये क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, तो इनक्रेडिबल क्या हो गया? अविश्वसनीय। अब अविश्वसनीय 2 सेंस में यूज होता है, एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है और एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। भाई मान लो आपने मुझे कोई बात कही, मैं कहता हूं ये तो इनक्रेडिबल है, मतलब ये मानने योग्य नहीं है, ठीक है ना। और एक इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा कि भाई मैं तो मान ही नहीं पा रहा। मान लो मैं कहता हूं कि भाई क्या इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस था इंडिया की टीम का। इंडिया की टीम ने वनडे मैच में 400 रन बनाए और दूसरी टीम को 50 रन पे आउट कर दिया। व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, यानी कि यकीन ही नहीं हो रहा, इतना ज़बरदस्त, अविश्वसनीय। तो अविश्वसनीय का इस्तेमाल जो होता है इनक्रेडिबल का 99% केस में ये दिखाने के लिए होता है जब कोई चीज़ इतनी अच्छी होती है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतनी ज़्यादा बढ़िया जब कोई चीज़ होती है, एकदम असाधारण कि भाई मानने योग्य ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त, एकदम कल्पना के परे, इतना बढ़िया, तो उस सेंस में यूज़ होता है इनक्रेडिबल। अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग मतलब मैं कन्विंस नहीं हुआ, मतलब मैं नहीं मानता कि ये सच है। अनकन्विंसिंग, ये कन्विंस नहीं कर पा रहा है मुझे। कोजेंट नहीं है, कोजेंट मतलब कन्विंसिंग, कोजेंट मतलब कन्विंसिंग, तो कोजेंट नहीं है मतलब इनकन्विंसिंग या अनकन्विंसिंग। तो अनकन्विंसिंग है मतलब नहीं, मैं नहीं मानूंगा इसे। क्वेश्चनेबल यानी प्रश्न चिन्ह इस पे लगेगा, क्वेश्चनेबल है ये तो, मैं नहीं मान रहा, यानी इस पे प्रश्न चिन्ह है अभी। डूबियस, डूबियस मतलब जो पक्का ना हो, डूबियस। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल मतलब क्या होता है? इनकंसीवेबल मतलब कल्पना के परे, अचिंतनीय, अकल से परे, समझ से बाहर, मेरी समझ से बाहर है भाई, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, इनकंसीवेबल है। ब्रेथ टेकिंग मतलब एकदम, ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग मतलब होता है असाधारण, इतना अच्छा कि एकदम असाधारण, ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग फिल्म थी, एकदम ज़बरदस्त फिल्म थी। एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग मतलब भी वही होता है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली कि एकदम आश्चर्यजनक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। तो एंटोनिम क्या हो गया? उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा वही कोई कुछ अनस्पेक्टेकुलर, अनस्पेक्टेकुलर मतलब ये तो रोज ही देखते हैं, कुछ नया है ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ अविश्वसनीय थोड़ी है, ये तो अनस्पेक्टेकुलर है, ठीक है ना। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, मानने योग्य है। बिलीवेबल जिसपे मैं बिलीव कर सकता हूँ, यानी अगेन विश्वसनीय। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ शोन एन इनक्रेडिबल करेज एंड डिटर्मिनेशन इन कमिंग बैक फ्रॉम हर इंजरीज एंड टू कम्पीट अगेन एट एन इंटरनेशनल लेवल। वो जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी है, उसने अद्भुत, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, करेज, करेज मतलब होता है साहस, साहस या बहादुरी, तो उसने इनक्रेडिबल साहस या बहादुरी दिखाई और डिटर्मिनेशन दिखाई वापस आने में। वो चोटिल हो गई थी लेकिन वापस भी आई, और सिर्फ वापस ही नहीं आई बल्कि अब वो कम्पीट कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ट्रैवलिंग टू अफ्रीका वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस दैट मोस्ट वेस्टर्नर्स नेवर गेट टू अंडरटेक। अफ्रीका की यात्रा करना एक बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहता है। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था मतलब एकदम अविश्वसनीय, इतना ज़्यादा अच्छा था, दैट मोस्ट वेस्टर्नर्स नेवर गेट टू अंडरटेक। और ज़्यादातर जो पश्चिमी देशों के लोग हैं वो ये एक्सपीरियंस लेते ही नहीं है। अफ्रीका कौन जाता है? लेकिन अफ्रीका अगर आप जाएंगे तो वहाँ प्रकृति इतनी अच्छी है, वहाँ पे जंगल हैं, जानवर हैं, अफ्रीकी सफारी बोलते हैं, कि जो यात्रा रहती है वो एकदम अविस्मरणीय और चिरस्मरणीय रहती है। अविस्मरणीय मतलब जो अविस्मरणीय यानी कि जो कभी ना भूली जा सके, ना भूले जाने योग्य, और चिरस्मरणीय मतलब जो लंबे समय तक याद रखी जाने योग्य, राइट। तो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया, असाधारण एक्सपीरियंस था। अगला शब्द है सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे किसी सेरीन जगह पे ले जा सकते हैं? वो व्यक्ति इतना सेरीन था, इतना काम, शांत, स्थिर। तो सेरेनिटी मतलब होता है शांति या स्थिरता। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि वो सेरीन है या सैंग फ्रॉयड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म का व्यक्ति है,
बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड है, बहुत ज़्यादा शांत है, राइट व्यक्ति। तो सेरेनिटी मतलब शांति। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल मतलब होता है अगेन, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रैंक्विल है मतलब वो बहुत शांत है, ट्रैंक्विल। ये प्लेस कितनी अच्छी जगह आप मुझे लाए हैं, कितनी शांति है, इट्स सो ट्रैंक्विल, तो बहुत अच्छी है। सैंग फ्रॉइड किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। सैंग फ्रॉइड मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही शांत स्वभाव का हो, बहुत ही शांत, बिल्कुल शोर वोर ना हो, एकदम संतुलित व्यक्ति, संतुलित, गंभीर, धीरज, धैर्य रखने वाला। प्लेसिडिटी मतलब भी वही होता है। क्विटूड मतलब भी होता है शांत, शांति। इक्वेनिमिटी मतलब भी होता है शांति, राइट, शांति, संतोष, स्थिरता। समवृत्ति, जो बेचैन ना हो, जो विद्रोही किस्म का ना हो, बहुत ज़्यादा व्याकुल ना हो, शोर शराबे से दूर हो, शोरगुल व्यक्ति ना हो, हंगामा, हुल्लड़, हलचल मचाने वाला व्यक्ति ना हो, राइट, कोई कोलाहल किसी किस्म का ना हो उसके आसपास, खलबली वाला व्यक्ति ना हो, ऐसा व्यक्ति। ट्रैंक्विल है सैंग फ्रॉइड। इक्वेनिमिटी जिसके पास होगी वो इक्वेनिमस होगा। प्लेसिडिटी, क्विट्यूड। तो इसका उल्टा क्या हो गया, एंटोनिम, ट्रबल मतलब जो खतरे में है, ट्रबल में है, मुश्किल में व्यक्ति है, ट्रबल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। कोमोशन मतलब क्या होता है, कोमोशन मतलब होता है जो बेचैन, विद्रोही किस्म का, बहुत ज़्यादा बेचैन, व्याकुल, तनाव में हो, हंगामे में हो, हलचल में हो, तो उसे बोलते हैं कोमोशन। हलचल को कोमोशन कहा जाता है, हंगामा को कोमोशन कहा जाता है। ट्यूमल्ट मतलब भी होता है अस्थिरता, हंगामा, कोलाहल। जैसे किसी देश में अगर कोई सरकार ना हो तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे एनार्की है। एनार्की मतलब अराजकता, तो अराजकता का माहौल है। अराजकता का माहौल है मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई अनुशासन ही नहीं है, जहाँ देखो कोलाहल, जहाँ देखो अस्थिरता। अनरेस्ट मतलब भी होता है अस्थिरता। एग्जाम्पल देखते हैं। नेचर हैज़ द पावर टू फिल एनी सोल विद अ सेंस ऑफ सेरेनिटी। हमारी प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सोल, किसी भी आत्मा को अ सेंस ऑफ सेरेनिटी यानी शांत कर सकती है, उसमें शांति डाल सकती है। इतनी हमारी ताकत है प्रकृति में, यानी प्रकृति के आप पास रहेंगे तो आप शांत रहेंगे। डीप ब्रीदिंग एंड इंटेंस फोकस ड्यूरिंग मेडिटेशन कैन हेल्प एनहांस द फीलिंग ऑफ सेरेनिटी। ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, आप जब लंबी और गहरी सांसें लेते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, और आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, जब वो अच्छा लग जाता है, इंटेंस फोकस हो जाता है, तो फिर उससे आपके जीवन में एक फीलिंग बढ़ जाती है सेरेनिटी की। बढ़ना मतलब एनहांस होना, तो आपके जीवन में शांति की जो फीलिंग है वो आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड है एरोमा। एरोमा आसान है। एरोमा मतलब होता है सुगंध, बहुत ही स्ट्रॉन्ग या प्लेजेंट स्मेल, जैसे अगरबत्ती की स्मेल, धूप बत्ती की स्मेल, किसी परफ्यूम, किसी इत्र की स्मेल। इत्र समझते हैं, इत्र मतलब परफ्यूम, राइट। एक कहावत है कि आपके अंदर से इत्र की नहीं, चरित्र की सुगंध आनी चाहिए। इत्र तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन चरित्र हर एक का बलवान नहीं होता। तो एक जो पुरुष होता है वो इत्र पे नहीं, चरित्र पे ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इत्र मतलब परफ्यूम, एक किसी चीज़ की सुगंध आना, एरोमा। एक सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया आपने एक अगरबत्ती कमरे में जला ली, पढ़ने का माहौल भी बनेगा। खुश रहो, खुशबुओं में रहो, कहते हैं ना, खुश रहो, खुशबुओं में रहो। एक सुबह सुबह एक बढ़िया अच्छी सुगंध आपके पूरे दिन का जो वो है वो बदल सकती है। अगर आप अच्छी सुगंध आप सूंघेंगे तो मजाल है डिप्रेशन हो जाए, कभी मजाल है तनाव हो जाए, आपके पूरे दिन का जो एक वो है कॉम्प्लेक्शन वो बदल सकती है, आपका पूरा दिन अच्छा कर सकती है सिर्फ एक सुगंध सुबह सुबह सूंघना। कहते हैं अगरबत्ती जलाइए, वो सुगंध आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। तो एरोमा, सुगंध। सिनोनिम क्या होगा, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस बहुत प्यारा शब्द है, फ्रेग्रेंस कहते हैं ना, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू। सेंट मतलब सेंट लगाया मैंने, मतलब परफ्यूम लगाया, सेंट मतलब खुशबू। रेडोलेंस मतलब भी वही होता है, खुशबू। फिर इसका उल्टा क्या हो गया, पंजेंसी। पंजेंट स्मेल आ रही थी, मतलब तीखी स्मेल, मतलब बदबू, बहुत ही तीखी। पंजेंट मतलब तीखा, वो व्यक्ति तो बहुत तीखा है मतलब उसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोलता है, बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तीखा है, बहुत ही तीव्र है, कड़वापन, पंजेंसी। स्टेंच मतलब बदबू, बहुत गंदी बदबू, दुर्गंध जिसे कहते हैं। मेल ओडर,
ओडर मतलब क्या होता है, ODOUR, ओडर मतलब होता है स्मेल यानी कि गंध, राइट। तो बैड ऑर्डर अगर आप बोल रहे हैं, बैड मतलब मैल, MAL मैल, तो मैल ऑर्डर, जब मैल ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें एक यू एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो यू हट जाता है। मैल ऑर्डर मतलब दुर्गंध। स्टिंक, आपका मुंह स्टिंक कर रहा है, योर माउथ इज स्टिंकिंग, वर्ब है स्टिंक, वर्ब है। स्टिंक मतलब अगर मान लो आपको बोलना है किसी को आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप बोलिए योर माउथ इज स्टिंकिंग, लगता है आज आपने सुबह ब्रश नहीं किया, राइट, आपने सुबह आज ब्रश नहीं किया, तो योर माउथ इज स्टिंकिंग। देयर इज अ फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब दुर्गंध, फाउल स्मेल, आपके मुंह से फाउल स्मेल आ रही है, आपके मुंह से फाउल स्मेल आ रही है। क्या आप सिगरेट पी के आए हैं? तो वो कहेगा नहीं नहीं जी, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। खैर एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो मैनी पीपल डिसलाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, आई फाइंड माई सेल्फ अट्रैक्टेड टू दैट अरोमा। ज़्यादातर, हालांकि ज़्यादातर लोगों को पेट्रोल और केरोसिन की स्मेल अच्छी नहीं लगती, वो डिसलाइक करते हैं मतलब नापसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो वो एरोमा बहुत पसंद है, मुझे तो उसकी खुशबू बहुत पसंद है पेट्रोल और केरोसिन की। अ प्लेजेंट एरोमा रोज फ्रॉम द किचन व्हेन माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। अब ये रोज गुलाब के फूल की बात नहीं हो रही, रोज की, ये राइज का पास्ट टेंस बना है रोज। एक प्लेजेंट एरोमा मतलब एक जबरदस्त सुगंध, उठी, राइज मतलब उठना, राइट, जैसे कहते हैं ना सन राइज हो रहा है मतलब सन उठ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो राइज का उल्टा रोज, रोज मतलब उठी, एक बहुत ही जबरदस्त सुगंध, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुगंध उठी, कहाँ से, फ्रॉम द किचन, मेरी रसोई से उठी। कब, जब, व्हेन माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, जब मेरी मम्मी डिनर बना रही थी तब। चलिए अब हम करते हैं हमारा जो पैराग्राफ है। ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर्स विंटर वेकेशन आई डिड अ सरप्राइज विजिट टू माई नानीज हाउस। तो आपकी जो अम्मा होती हैं यानी कि आपके पिता की माता, उनको आप क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर। लेकिन अगर आपको नानी बोलना है तो आप बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी माँ के साइड की दादी, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, राइट। अगर आपको बोलना है नाना तो क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, माँ के साइड के दादा हैं मेरे यानी नाना है। तो इंग्लिश में नाना के लिए कोई अलग वर्ड नहीं होता, वो आपको उसी हिसाब से काम चलाना पड़ता है फिर, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर्स विंटर वेकेशन, मैं अपनी पिछली सर्दियों की छुट्टियों में, विंटर वेकेशन मतलब शीत अवकाश, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, आज भी होती हैं। तो ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर्स विंटर वेकेशन आई डिड अ सरप्राइज विजिट टू माई नानीज हाउस। मैंने अचानक सरप्राइज दिया अपनी नानी के घर पे जाके, अचानक मैं अपनी नानी के घर पहुंच गया। ऑन सडनली सीइंग मी शी बिकेम यूफोरिक, मुझे देखते ही अचानक वो यूफोरिक हो गई, मतलब यूफोरिया में आ गई, अत्यंत उत्साह, एक ख़त्म ना होने वाली हैप्पीनेस, खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अत्यंत उत्साह और खुशी से भर गई, यूफोरिया, यूफोरिक हो गई। द होल फैमिली रिसीव्ड मी विद वार्म वेलकम, पूरा जो परिवार था उनका, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। वार्म वेलकम, वार्म अगर आप किसी के साथ वार्म बिहेव करते हैं मतलब बहुत प्यार मोहब्बत, तो मेरा उन्होंने वार्म वेलकम किया, मेरा गर्म जोशी से स्वागत किया। ड्यूरिंग माई स्टे ऑफ 1 वीक आई एक्सपीरियंस द नॉन पैरेलल पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी इन द एटमोसफेयर देयर। मैं एक हफ्ते वहाँ रुका, एक हफ्ते का मेरा वहाँ पे स्टे था, सोजन था। सोजन मतलब भी होता है स्टे, टेम्परेरी स्टे को सोजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं मुंबई गया 7 दिन, तो ड्यूरिंग माई सोजन इन मुंबई आई एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो मेरा जो वहाँ पे रुकना था 7 दिन का, सोजन, ये वर्ड यूज़ करिए, सोजन बहुत अच्छा वर्ड है, सोजन। तो मेरा जो मुंबई में 7 दिन का स्टे था, सोजन था वहाँ पे, उसमें मैंने कई तरह के वहाँ जो भोजन थे उनको चखा। तो ड्यूरिंग माई स्टे ऑफ 1 वीक, मैंने एक हफ्ते का मेरा जो सोजन था, स्टे था वहाँ पे, उसमें मैंने क्या अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, नॉन पैरेलल पॉजिटिविटी, एक ऐसी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी मतलब ऑप्टिमिज्म, 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 पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। नॉन पैरेलल मतलब अनूठी, एकदम बेजोड़ ऑप्टिमिज्म था वहाँ पे, किस में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के वातावरण में। और प्योरिटी भी थी, प्योरिटी मतलब पवित्रता थी। ऑलमोस्ट एवरी डे आई वुड गो फॉर अ वॉक टू द फार्म अलॉन्ग विद माई अंकल, हर रोज़ वहाँ मैं वॉक के लिए जाती थी, जो खेत हैं, फार्म हाउस मतलब खेत, अपने अंकल के साथ। अब ये अंकल उनके मामा हो सकते हैं क्योंकि नानी के घर गई थी, तो मामा के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है, वही अंकल है, ठीक है ना। मैटरनल अंकल बोल सकते हो आप, मैटरनल अंकल मतलब मामा।
देयर ही हैड सोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंटर क्रॉप सेपरेटेड बाय अ प्रॉपर डिमार्केशन। वहाँ उन्होंने बहुत सारे विंटर क्रॉप मतलब रबी क्रॉप जो होते हैं, जैसे कि गेहूं वगैरह जो सर्दियों में उगते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे विंटर क्रॉप वहाँ पे लगाए हुए थे और वो सेपरेट किए हुए थे प्रॉपर डिमार्केशन, यानी कि ये खेत मान लेते हैं तो यहाँ पे लगाए दूसरे, यहाँ पे दूसरे, यानी बीच में रेखा बनाई हुई थी। रेखा बना के अलग अलग बांटा हुआ था, अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ था, विभाजित किया हुआ था पूरे खेत को, तो डिमार्केशन किया हुआ था और खूब सारी फसलें उगा रखी थी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसे इस तरह से। द एरोमा ऑफ मस्टर्ड क्रॉप वॉज सो प्लीजिंग दैट इट डिसेमिनेटेड अ सेंस ऑफ सेरेनिटी इनटू द सराउंडिंग्स। जो मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, जो सरसों की जो फसल थी उसकी जो खुशबू थी, एरोमा था, वो इतना ज़्यादा सुखदाई था, प्लीजिंग मतलब सुखदाई, कि उससे वहाँ के वातावरण में, सराउंडिंग मतलब आसपास का जो इलाका होता है, सराउंडिंग्स, कि उसने, उस खुशबू ने एक डिसेमिनेटेड अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, यानी कि उसने एक सेरेनिटी यानी कि एक शांत चित्त, एक शांति फैलाई थी, डिसेमिनेट की, यानी जो सरसों की फसल की खुशबू थी उससे आसपास के वातावरण में एक सेरेनिटी फैल रही थी, कामनेस फैल रही थी, शांति फैल रही थी। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज दैट माई मैटरनल ग्रैंड मदर इज अ प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ सोशियोलॉजी। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, आई फॉरगॉट टू टेल यू, वो ये कि मेरी जो नानी है वो प्रोफेसर एमेरिटस हैं सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। द यूनिक एंड इनक्रेडिबल थिंग दैट अमेजेज मी द मोस्ट अबाउट अवर फैमिली इज दैट दे ऑल यूज मेट्रोनिम एज देयर सरनेम। उनके परिवार में एक चीज़ जो बिल्कुल अविश्वसनीय है, जो बिल्कुल अनूठी है, जो बहुत अलग है, वो ये कि उनके परिवार में जितने भी लोग हैं सारे अपनी माँ का नाम यूज़ करते हैं अपने सरनेम में, पिता के साइड का नाम यूज़ नहीं करते, सब मदर के साइड का नाम यूज़ करते हैं। ये उनके परिवार में एकदम अविश्वसनीय चीज़ है। द मोमेंट्स विच आई स्पेंड विद दैम आर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वंस दैट आई हैव एवर विटनेस। उनके साथ जो मैंने समय बिताया वो सबसे मेमोरेबल यानी यादगार, मेमोरेबल मतलब यादगार, तो वो आज तक मैंने जितना भी समय बिताया सबसे यादगार मेरे लम्हों में से एक है जो मैंने उनके साथ समय बिताया। अब हम करते हैं हमारा जो क्विज होता है, सेरेनिटी का उल्टा बताना है, ठीक है। तो सेरेनिटी का उल्टा हो जाता है कोमोशन। कोमोशन मतलब एक व्याकुलता, एक विद्रोह, शोर शराबा, हुल्लड़ हंगामा, और सेरेनिटी तो एकदम शांति, क्वाइटनेस, राइट। यूफोरिया का सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है। डोल्ड्रम, डिप्रेशन, डेस्पोंडेंसी नहीं, रैप्सडी, तो रैप्सडी हो गया इसका आंसर। यूफोरिया मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी, तो उसको रैप्सडी भी कह सकते हैं। डेस्पोंडेंसी मतलब आप जानते ही हैं, निराशा, हताश। डोल्ड्रम्स मतलब भी वही है, डिप्रेशन मतलब भी वही है। एमेरिटस का उल्टा बताना है, ठीक है। एमेरिटस मतलब क्या होता है? अनसैलरीड, पेंशनड ऑफ, जिसको जो पेंशन मिल रही है, मतलब इनएक्टिव, जो इनएक्टिव है, तो इसका उल्टा हो गया सी, यानी इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब जो अभी पद के ऊपर है, जो पदासीन है, इनकम्बेंट है, ये इसका उल्टा हो गया, क्योंकि एमेरिटस पद पे नहीं होता, वो तो बस वैसे ही एक नाम के लिए बस वो होता है। उसके बाद एरोमा का उल्टा बताना है। एरोमा मतलब खुशबू, तो इसका उल्टा हो गया स्टेंच, यानी कि बदबू, दुर्गंध, राइट। उसके बाद डिससेमिनेट का सिमिलर बताना है। डिससेमिनेट मतलब किसी चीज़ का फैलना, तो श्राउड, व्हील या कंसील मतलब छुपाना होता है, तीनों का ही ढकना। आंसर है प्रोट्रूड मतलब भी होता है किसी चीज़ का फैलना। तो ये था हमारा वीडियो वोकैबुलरी का सेट नंबर 21। बहुत जल्दी मिलेंगे वोकैबुलरी के सेट नंबर 22 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।